नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद्या संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम भारत के भौतिक स्वरूप का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर हम जो भारत का भौगोलिक विभाजन है वो चैप्टर अपना चल रहा था, जिसके अंदर हमने कह सकते हो सर्वप्रथम हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला को पढ़ा था। उसके बाद में हमने उत्तरी मैदान को पढ़ दिया था। उसके बाद में जो आज अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेकर हम शुरू करेंगे प्रायद्वीपीय पठार को। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप के अंदर हम पढ़ रहे हैं जो भौगोलिक वितरण कह सकते हो, क्या कह सकते हो, भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो वितरण है भारतीय जमीन का, उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। ठीक है, हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में बात कर ली थी। इसके बारे में हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसकी चर्चा हमने कर ली थी। फिर चर्चा कर ली थी हमने जो उत्तरी मैदान है उनकी चर्चा हमने कर ली थी। ये दो हमारी चर्चाएं कंप्लीट हो चुकी थी। आज जो चर्चा का विषय रखेंगे अपन वो रखेंगे प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, अब बात करेंगे अपन प्रायद्वीपीय पठार की। प्रायद्वीपीय पठार किस प्रकार से निर्मित है, कहां कहां तक ये फैला है, इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं अपने प्रायद्वीपीय पठार को। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ एक बार, सिर्फ प्रायद्वीपीय पठार अपन रहेंगे। मैंने ये रिवाइज करवाया कि आपको ध्यान रहे कि अपने कौन कौन से पाठ अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए आप प्रायद्वीपीय पठार किसकी। प्रायद्वीपीय पठार, इसकी हेडिंग आप डाल लीजिएगा। प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो कह सकते हो कि एक प्रकार से अगर बात करें पूरी पृथ्वी की, तो कहा जाता है कि पहले पूरी की पूरी पृथ्वी एक पिंड के समान थी, पूरी की पूरी पृथ्वी। फिर अलग अलग प्रकार से ये कह सकते हो कुछ बल ऐसे लगे पृथ्वी के अंदर जिसके कारण इसके अलग अलग टुकड़े हुए, जिसे हम महाद्वीपों के नाम से जानते हैं। किस रूप से? महाद्वीपों के नाम से, जिसके अंदर हम कई प्रकार के सिद्धांत पढ़ते हैं, जैसे वेगनर का सिद्धांत पढ़ते हैं, कोबर का सिद्धांत पढ़ते हैं, वो चीजें पढ़ते हैं। वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी थोड़ी बताऊंगा, लेकिन क्योंकि अपना जो टॉपिक है वो थोड़ा अलग है और जो वो टॉपिक है थोड़ा अलग है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन प्रायद्वीपीय पठार की। बात करें कि जो भारतीय सलाह करती हैं रुकिएगा थोड़ा समय, इसको यहाँ तक बनाता हूँ इस प्रकार से। ठीक है,
आपको पूरा मैप एग्जिट नहीं है, लेकिन समझने के लिए आपको समझना एक बार, ठीक है। आप थोड़ा मैप सही नहीं बनाया, ठीक है। आपको सिर्फ समझना है, इस प्रकार से आपको याद रखना, ठीक है, ठीक है। समझने की वजह से ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए, हमने बात की थी कि प्रायद्वीपीय पठार, कौन सा प्रायद्वीपीय पठार, उसकी बात अपन करेंगे प्रायद्वीपीय पठार की। प्रायद्वीपीय पठार को समझने से पहले आपको समझना होगा कि पहले प्रायद्वीप किसे कहते हैं, किसे कहते हैं प्रायद्वीप, और महाद्वीप किसे कहते हैं, वो सारी चीजें पढ़नी होगी। बात करें कि एक महाद्वीप जो बहुत बड़ी जलराशि से घिरा होता है, प्रायद्वीप यानी 3 और जलराशि से, इस और जलराशि, इस और जलराशि और इस और जलराशि, तो ये क्या कहलाता है प्रायद्वीप, ठीक है। तो भारत की ये सीमा है, यहां से लेकर यहां तक की सीमा, और बीच बीच में इस प्रकार से कर सकते हो कुछ चट्टानें ऐसी हैं जो पर्वत के समान, कर सकते हो कुछ पर्वत हैं ऐसे हैं जो तीखे पहाड़ के नहीं है, ठीक है, यानी इनकी आकृति ऊपर से ऐसी तीव्र ढाल वाली नहीं है, ऐसी आकृति है, सपाट आकृति, कैसी, सपाट वाली, इसे मेज जैसी आकृति कह सकते हैं, क्या कहते हैं, मेज जैसी आकृति, यानी ऊपर का जो इसका शीर्ष है ये क्या है, एकदम सपाट है, क्या है, सपाट है। कहीं कहीं पर इस प्रकार से घाटियां मिल सकती है आपको, कहीं कहीं पर, ज्यादा नहीं मिलेगी, कहीं पर मिल सकती है, लेकिन तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां नहीं है, ध्यान रखना। ये तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां अपने यहाँ पढ़ी थी हिमालय के अंदर, कहाँ पर, हिमालय के अंदर, फिर हमने मैदानी भाग पढ़ा था यहाँ पर, फिर अपने पढ़ रहे हैं किसको, प्रायद्वीपीय पठार को, किसको, प्रायद्वीपीय पठार को, ठीक है। बात करें प्रायद्वीपीय पठार की, तो इसको 2 भागों में अपन बांटे, कितने भागों में, 2 भागों में, कितने कितने देखिएगा, इसके बाद 2 भाग करेंगे। एक का नाम देंगे हम मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि, एक का नाम देंगे दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, ठीक है। इस प्रकार से अपन इसको 2 भागों में डिवाइडेशन करेंगे, ठीक है। मध्य उच्च भूमि है, कह सकते हो इस प्रकार, यहां बनाता हूं मैं, जिसके अंदर कई पर्वत श्रृंखलाएं आपकी होगी, ठीक है। ठीक है, कई प्रकार की मध्य श्रृंखला होगी। अब देखिएगा, पहली बात कर लेते हैं इसकी, बनाने से पहले बता देता हूं आपको, थोड़ी सी बता देता हूं। मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, ये दोनों प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, लेकिन इनको अलग कौन करता है, इनको अलग कौन करता है, तो इनको अलग ध्यान रखना, जो नर्मदा नदी है, कौन सी है, नर्मदा नदी है, इनको 2 भागों में बांट देती है, किन भागों में, 2 भागों में, जिसके अंदर सतपुड़ा की आपकी विंध्याचल की पहाड़ियां ये भी आती हैं, ठीक है। और सतपुड़ा जो कि एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत का, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिएगा कि आपकी एक पहाड़ी होगी, फिर आपकी एक इस प्रकार से, ये कुछ पहाड़ियां हैं, ठीक है, जिन्हें मध्य उच्च भूमि का नाम देते हैं। इसके अंदर देखिएगा, एक तो आपकी आती है अरावली, कौन सी आती है, अरावली, इसका विस्तार राजस्थान में है, और फिर विंध्याचल, कौन सी, विंध्याचल, फिर ये सतपुड़ा की, किस, इधर तीनों है, और ये सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा, और इनके दोनों के बीच के अंदर बहती है एक नर्मदा नदी, कौन सी, नर्मदा नदी, ठीक है। तो यहाँ पर घुमाना के रखते, कौन सी है, ये नर्मदा नदी है, कौन सी, नर्मदा नदी के उद्गम की स्थानों की बाद में बात करेंगे, ठीक है। और यहां से बहती है, ध्यान रखना, ताप्ती नदी, कौन सी, ताप्ती, ये ताप्ती नदी, कौन सी, ताप्ती, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मध्य उच्च भूमि का भाग है, और कुछ पहाड़ियां कह सकते हो, यहां पर 3 पहाड़ियां, गारो, खासी, जयंतियां, जो इसी पठारी भाग का हिस्सा है। यहां से अरावली आती है, कौन सी, अरावली नहीं, हिमालय, कौन सी, अरावली तो यह हिमालय, ठीक है। यह है गारो, खासी, और यह है जयंतिया,
जयंतिया पहाड़ियां, ठीक है। ये 3 पहाड़ियां हैं जिसके अंदर जो खासी है ये काफी इंपॉर्टेंट है। खासी पहाड़ियां इस प्रकार से, तीनों पहाड़ियां मेघालय के अंदर है। क्या पर? मेघालय, जिसे हम शिलोंग का पठार कहते हैं, या कहते हैं शिलोंग का पठार इसे कहते हैं। वैसे पठार अलग से हम चर्चा करेंगे, पूरे पठार भारत में कौन कौन से पूरे पठार हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे हैं थोड़े से, तो इनको आप ध्यान रखेंगे कि एक तो मध्य उच्च भूमि जिसके अंदर ये पहाड़ें सम्मिलित रहेगी। फिर दक्कन का पठार। दक्कन का पठार कैसे रहेगा कि ये आपकी जो सतपुड़ा श्रृंखला है, कौन सी? सतपुड़ा। ये नर्मदा नदी क्या करते हैं? नर्मदा नदी जो आपकी बह रही है, कौन सी? नर्मदा। इसके जो नीचे वाला भाग, इधर वाला, इस साइड वाला भाग है जो कि यहां से लेकर यहां तक, और इस प्रकार, और इसके अंदर कुछ पठार भी स्थित है। क्या स्थित है? कुछ पठार भी स्थित है, ठीक है, जिनको हम इसको जानते हैं पश्चिमी घाट के नाम से। किसके नाम से? पश्चिमी घाट। और इसे कहते हैं पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट एक निरंतर, एक हम कह सकते हो लगातार, सतत कह सकते हो, कंटिन्यू एक पठार है जिसको हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। और ये इधर है पश्चिमी, पूर्वी घाट। कौन सा? पूर्वी घाट। लेकिन ये निरंतर नहीं है, यह पूर्वी घाट। कौन सा? पूर्वी घाट, निरंतर नहीं, ध्यान रखना, ध्यान रखना। और जो इसका ऊपर वाला ये तट है, इसको कहते हैं उत्तरी सरकार। कौन सा कहते हैं? उत्तरी सरकार तट। क्योंकि जो आपकी यहाँ पर कह सकते हो, यहाँ पर उड़ीसा है जिसके अंदर एक और तट भी आएगा, बोंडो तट, जो पश्चिम बंगाल के अंदर यहाँ पर होगा, बोंडो तट। मैंने आपकी जो सिलेबस है नाइन्थ, जो सिलेबस आपका 9th का, उसके अंदर इतना नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में इसे कहते हैं बोंडो तट। जहाँ पर पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है उसे कहते हैं बोंडो तट। जो उड़ीसा के अंदर सीमा आती है उसे कहते हैं उत्कल तट, उत्कल तट, ठीक है। ये अलग अलग तट है, यहाँ पर क्या है? तट है। और ये उत्तरी सरकार तट। कौन सा? उत्तरी सरकार तट। और फिर दक्षिणी भाग है, इसे कहते हैं कोरामंडल तट। कौन सा? कोरामंडल तट, ठीक है, इसे कहते हैं कोरामंडल तट, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हो इसको कहते हैं पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सह्याद्री, सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब बात करें कि जो यहाँ पर ये चोटी है, यहाँ पर ये चोटी क्या करती है? जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है, दोनों को कह सकते हो एक प्रकार से जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। और कई प्रकार की चोटियां हैं, जैसे अन्नामुलाई की चोटी। कौन सी? अन्नामुलाई कई प्रकार की चोटियां हैं। इलायची की पहाड़ियां, जो अंतिम पहाड़ियां अपनी कहलाती है, ठीक है, ये भी कई प्रकार की पहाड़ियां, इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हम एक पठारी भाग का हिस्सा बात कर रहे हैं, तो कह सकते हो इस प्रकार से पठारी भाग का हिस्सा, ये ऊपर नीचे खाड़ियां नहीं है, ध्यान रखना, मैं सिर्फ बना रहा हूँ। और यहाँ पर देखो छोटा नागपुर का पठार है। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार, लेकिन ये ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो जो विभाग बता रहा हूँ उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस प्रकार? जो आपकी नर्मदा नदी है उससे जो ऊपर का भाग है ये कहलाएगा आपका कौन सा? ये वाला हिस्सा, ये कहलाएगा मध्य उच्च भूमि। कौन सा? मध्य उच्च भूमि। फिर जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला, ये कहलाएगा दक्कन का पठार। क्या कहलाएगा? दक्कन का पठार। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इनके विस्तार की। तो जो इनका विस्तार है, ध्यान रखना, इस साइड में ध्यान रखना, जो पश्चिम दिशा है, इधर तो ये चौड़ी है, इस साइड में ये जो पश्चिम दिशा है, इस साइड में चौड़ी कैसे? देखो इधर तक यह फैली है। और यहाँ पर पूर्व में आती आती क्या है? ये संकड़ी है। क्या है? संकड़ी है, ध्यान रखना। कौन सी? जो मध्य उच्च भूमि का भाग है, ठीक है। और जो पूरी साइड का भाग है इसे हम किस नाम से जानते हैं? देखना, बघेलखंड और बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। बुंदेलखंड, दो नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। किसको? आपके मध्य उच्च भूमि के इस भाग को, ठीक है। अब बात करें कि इस जो मध्य उच्च भूमि का भाग है, ये ध्यान रखना कि जो विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, ये अरावली की पहाड़ियां हैं, और चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर ही फैली है अरावली। कौन सी? अरावली। और चित्तौड़ के आसपास ध्यान रखना, ये दोनों भ्रंश घाट है एक दूसरे के साथ, कह सकते हो चित्तौड़ जिले के अंदर, राजस्थान का जो चित्तौड़ जिला है उसके अंदर ये आपस के अंदर कह सकते हो कुछ कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। और इन्हीं विंध्याचल पहाड़ियों से कह सकते हो कुछ नदियां निकलती है। क्या निकलती है? कुछ नदियां निकलती है, जिसके कारण इस पठारी भाग को क्या कह सकते हो? एकदम कटा फटा भाग है, जिसके अंदर आपकी चंबल है, बेतवा है, केन है, सोन है, ये कई प्रकार की नदियां निकलती है, जो यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है,
ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है इसको कह सकते हो मध्य उच्चभूमि। क्या कह सकते हो? मध्य उच्चभूमि। तो इसका जो ढाल है वो किस तरफ है? वैसे आमतौर पे इसका ढाल किस तरफ मानते हैं कि इसका जो ढाल है पश्चिम से पूर्व की तरफ है, लेकिन इसका ढाल अलग अलग दिशा में अलग अलग है। जो आपकी बुक्स हैं वो क्या मानती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ है। लेकिन देखिए ढाल कैसे, मान लीजिएगा चंबल निकली इस साइड बह रही है, बेतवा निकली इस साइड बह रही है, कैन इस साइड निकल रही है, जो आपकी सोम है वो इस साइड निकली, तो इसका मतलब ढाल इस साइड है इसका, और इनका ढाल इस साइड है। हिमालय की जो चोटियां थी इस साइड था, और इनका ढाल किस साइड है? जो पश्चिमी घाट, इनका ढाल पूर्व की साइड है। किस साइड है? पूर्व की तरफ। जो पश्चिमी घाट है इसका ढाल किस तरफ है? इस तरफ, ठीक है, और इसका ढाल इस तरफ। लेकिन पश्चिम से पूर्व की तरफ यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इधर ही हो जाता है, और यहाँ की बात करें तो इसका ढाल इधर हो जाता है, जिसके कारण जो सिंधु नदी थी वो बहकर कहाँ जा रही थी? पाकिस्तान में जा रही थी। तो ढाल अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलते हैं, लेकिन आमतौर पर कहा जाता है कि ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ है, ठीक है। लेकिन आमतौर पर क्या कहेंगे? पश्चिम से पूर्व की तरफ इनका ढाल है, ठीक है। इस प्रकार से इनको जानेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो आपकी नीचे वाली भूमि है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार कहां से शुरू हो रहा है? दक्कन का पठार, ध्यान रखना। जो दक्कन का पठार है वो कह सकते हो नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी के दक्षिण का भाग, अब ये दक्कन का पठार शुरू हो जाता है, जिसके उत्तर में सतपुड़ा की पहाड़ियां आ रही है। कौन सी आ रही है? सतपुड़ा की पहाड़ियां, ठीक है, ये करती है। अब बात करें जो सतपुड़ा की पहाड़ियां, कौन सी? सतपुड़ा की। सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं ये एक ब्लॉक पर्वत है। क्या है? ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत कैसे है? मान लीजिएगा इस प्रकार से है, यहां से मान लो नर्मदा नदी निकली। कौन सी नदी निकली? नर्मदा। और यहां से निकली कौन सी? ताप्ती। इसके बीच में सतपुड़ा की घाटी है, जिसके कारण कह सकते हो जो नर्मदा भ्रंश घाटी बन गई, ताप्ती भ्रंश घाटी बन गई, जिसने इस भाग को काट दिया पूरा पूरा, और बीच से कह सकते हो ये ऊपर भाग रह गया, जिसके कारण कह सकते हो ब्लॉक की तरह है। किसकी तरह? ब्लॉक की तरह। तो भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण अगर कहा जाए तो वो किसे कहा जा सकता है? सतपुड़ा की पहाड़ियों। किसको? सतपुड़ा की पहाड़ियों को कहा जा सकता है। अब देखिएगा थोड़ा सा मैं आपको एक समझाता हूं, थोड़ी सी एक चीज और, ठीक है। अपनी जो मध्य भूमि है वो पूरी हो चुकी है, मध्य भूमि, ठीक है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं अपने दक्कन के पठार की, ठीक। ये फिर पढ़ेंगे थोड़ा मतलब, ठीक है। एक बार ऐसे ही बात कर लेते हैं। ठीक है, दक्कन के पठार की बात करें, जो मध्य भूमि निकल गई, इसके बाद सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। तो दक्कन का पठार का जो कह सकते हो जो हिस्सा है वो किस प्रकार से है? वो इस प्रकार से देखिएगा कि इस साइड से चौड़ा और इस साइड से संकरा है, ठीक है। इस प्रकार इसकी आकृति है, इस प्रकार की आकृति है। कैसे? कि कुछ पहाड़ियां हैं जो यहां पर पाई जाती है, जिसे मेघालय की पहाड़ियां, जिसे गारो, खासी, जयंतियां, ये एक पठारी भाग का हिस्सा है। लेकिन ध्यान रखना जो यहां से कह सकते हो जो आपकी कौन सी नदी? ताप्ती नदी, सॉरी ताप्ती तो यहां पर बहती है। जो तीस्ता नदी, कौन सी? तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी और बाकी जो हिमालय की नदियां हैं उन नदियों ने क्या कर दिया कि इस क्षेत्र को पार दिया, पूरा पूरा क्या कर दिया? पार दिया। और एक जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश एक समतल भूमि का क्षेत्र है। कैसा है? समतल भूमि का क्षेत्र है, वो निर्माण हो गया। और जिसके कारण इसका जो कह सकते हो यहाँ से ये ब्रज घाटियां कह सकते हो, घाटियां नीचे दब गई और उसके ऊपर अवसाद जमा हो गए। क्या हो गए? अवसाद, जिसके कारण ये अलग हो गया, जिसके कारण मैं से कह सकते हो ये इसी का हिस्सा है। तो ये इस प्रकार से बनी हुई, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। एग्जैक्ट चित्र नहीं बना है, लेकिन आप ध्यान समझने की कोशिश करें, ठीक है। इस प्रकार से बनी है, यानी त्रिभुज का आकार है। किसका आकार है? ये त्रिभुज का, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार आकृति। कौन सा? दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, ठीक है। और शुरू कहां से होता है? जो आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियां, कौन सी? सतपुड़ा की पहाड़ियां, ठीक है। यहां से शुरू हो रहा है आपका दक्कन का पठार। कौन सा? दक्कन का पठार, ठीक है। उसके अंदर कह सकते हो जो पिछला वाला मैप था उसके अंदर सारा मिक्सिंग हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि आपको अलग से बताऊं, ठीक है। यहाँ से निकल रही ताप्ती नदी, कौन सी? ताप्ती। और ये ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण था, ठीक है। कौन सा? दक्कन का पठार, ठीक है। अब बात करें सतपुड़ा की पहाड़ियां, होगी ब्लॉक का पर्वत। अब तो सतपुड़ा की पहाड़ियां जो ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। अब बात करें
यहाँ कह सकते हो एक पठारी हिस्सा है, जिसे अपन कहते हैं छोटा नागपुर का पठार। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। और कहते हैं कि ये पठार कह सकते हो खनिज खनिज संसाधन है उनसे बहुत ज्यादा कह सकते हो धन धान्य से, खनिज संसाधन है उनसे भरपूर भरा हुआ है, जिसके कारण से कह सकते हो भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। जो रूर जर्मनी के अंदर है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा खनिज संसाधन है, इसलिए इसको भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, इसी का हिस्सा है। और यहाँ पर मैंने कहा था ये भ्रंश घाटी नीचे दब गई और यहाँ पर कुछ आपकी कह सकते हो पठारी भूमि की कुछ पहाड़ियां बढ़ गई, जिसे गौरव खासी जयंतियां। और आमतौर पर स्टूडेंट क्या समझते हैं कि ये हिमालय का ही कुछ भाग है, लेकिन हिमालय का ये भाग नहीं है। ठीक है, और इसे कई बार नाम देते हैं मेघालय की पहाड़ियां और शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार जिसपे बनी है ये। और कई बार कहते हैं एर्नालोंग का पहाड़ भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? एर्नालोंग। ठीक है, एर्नालोंग या इसे कार्बो एंगलोंग पूरा नाम जानते हैं। कौन सा? कार्बी एंगलोंग का पठार, कार्बी एंगलोंग पठार, ये भी इनके नाम आते हैं। ठीक है, कौन सा? मेघालय शिलोंग का पठार या कार्बी एंगलोंग का पठार, ये भी इनके नाम आते हैं। ठीक है, अब बात करें कि इसको और नाम से क्या जाना जाता है। इनको और नाम देते हैं उत्तर कचार की पहाड़ी। कौन सी? उत्तर कचार की पहाड़ी, उत्तर कचार की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपकी होगी कंप्लीट, ये आपका जो कह सकते हो सतपुड़ा की पहाड़ियां वगैरह। अब हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं अपन पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को। अब पढ़ देते हैं अपन कुछ कह सकते हो दक्कन के पठार के अंदर, तो पूर्व और पश्चिम के अंदर दो कह सकते हो पठार स्थित हैं, जिन्हें अपन कहते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ये आपका पश्चिमी घाट है। कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट इसको कहेंगे आप, पश्चिमी घाट। जो शुरू कहां से होता है? यहां से, ताप्ती नदी से। कहां से? ताप्ती से। तो ताप्ती नदी का मुहाना है, यहां शुरू होता है गुजरात के अंदर। ठीक है, और नीचे ये नीलगिरी की पहाड़ियों तक। कहां पर? नीलगिरी की पहाड़ियों तक। ठीक है, ध्यान रखना कहां तक? नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं यहां तक आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना एक सतत श्रृंखला है। कैसी श्रृंखला है? सतत, जो कह सकते हो कंटिन्यू है। क्या है? जिनको केवल हम दरों के माध्यम से ही पार कर सकते हैं। सतत एकदम कह सकते हो श्रृंखला है, कंटिन्यू। किसी प्रकार का कोई कह सकते हो इनके अंदर कोई छोटा मोटा ब्रंश काटियां पाई जाती है, इसके अलावा कहीं पर भी किसी प्रकार का कह सकते हो यहाँ पर गैप नहीं है। ठीक है, यहाँ केवल इसको दर्रों से ही पार किया जाता है। किससे? दर्रों से ही। अब यहाँ पर कुछ दर्रे हैं, ध्यान रखना कौन कौन से। एक तो है थाल घाट, एक है भोर घाट, एक है पाल घाट। ठीक है, इन दर्रों की बात करें तो दर्रा देखेगा। पहला दर्रा जो है आपका, यहाँ पर आपका स्थित है मुंबई। कौन सा? मुंबई। और यहां स्थित आपका नासिक। कौन सा? नासिक। ये आपका मुंबई और ये आपका नासिक। और यहां पर स्थित है पुणे। कौन सा? पुणे। ठीक है, यहां से इस तरह को कहते हैं भोरघाट। क्या कहते हैं? भोरघाट।
भोरघाट का दर्रा, ठीक है। और यहां से एक मुंबई से पुणे को जोड़ता है, इसे कहते हैं पालघाट। क्या कहते हैं? पालघाट, ठीक है, पालघाट। तो ध्यान रखना, मुंबई से जो नासिक को जोड़ता है उसे तो हम कहते हैं कौन सा? भोरघाट। ध्यान रखना, कौन सा? भोरघाट, ठीक है। और जो इसको जोड़ता है इसे कहते हैं, जो मुंबई से पुणे को जोड़ता है उसे कहते हैं अपन पालघाट। क्या कहते हैं? पालघाट, ठीक है। और एक दर्रा है जो कि कोच्चि से कोयम्बटूर को जोड़ता है, जो कोच्चि केरल के अंदर है। मान कोच्चि यहाँ स्थित है और कोयम्बटूर यहाँ स्थित है। कोच्चि, इसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, ठीक है। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर, ठीक है, इसका ध्यान रखना, कोयम्बटूर, ठीक है। तो यह होगा आपका कौन सा? भोरघाट, पालघाट और ये आपका थालघाट, ठीक है। इस प्रकार से आप याद करें। भोरघाट हो गया, पालघाट हो गया और तीसरा हो गया आपका भोरघाट, पालघाट और थालघाट, ठीक है, ध्यान रखना। सॉरी, थोड़ा सा नाम में मैंने मिस्टेक कर दी। यहाँ पर थालघाट ये वाला है ना, थालघाट, ये थालघाट है ये वाला, और ये है बालघाट। कौन सा? पालघाट। और नीचे वाला है जो आपका कह सकते हो कि पालघाट है। क्या है? पालघाट, ठीक है, भोरघाट। और ये अपना नीचे वाला थालघाट, इस प्रकार से, ठीक है। तो मुंबई से नासिक को जोड़ने वाला कौन सा है? थालघाट। फिर ये नासिक से कह सकते हो मुंबई से पुणे को जोड़ने वाला भोरघाट, ठीक है। और कोच्चि से कोयम्बटूर को जोड़ने वाला थालघाट, ठीक है। इस प्रकार से इसके अंदर कह सकते हो तीन दर्रे हैं। क्या है? तीन दर्रे हैं जो आपस में एक दूसरे स्थानों को जोड़ते हैं। बाकी ये पूरा का पूरा कह सकते हो एक प्रकार से पूरा कंटिन्यू शरद पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा है? पश्चिमी घाट। कौन सा है? पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट का ढाल की बात करें, इसकी ढाल, जो इसका ढाल है वो पश्चिम की ओर है। किस साइड है? नहीं सॉरी, पूर्व की ओर। किस साइड है? पूर्व की ओर, इस साइड ढाल है। और यहाँ पर नदियां वो कह सकते हो, जो यहाँ की नदियां हैं सीधे यहाँ पर पानी लाती है। और ये नदियां हैं जो यहाँ से जो नदियां यहाँ पर निकलती हैं, ये किसका निर्माण करती है? ध्यान रखना, एक श्रृंखला है जिसे कहते हैं एस्चुरी। एक होता है एस्चुरी, एक होता है डेल्टा। ये वाली नदियां इधर निकलेगी जो पूरी घाट से, वो डेल्टा का निर्माण करेगी। और ये एस्चुरी, एस्चुरी किसे कह सकते हैं? यानी जो तीखी पहाड़ियां होती है सीधी सीधी, वहां से सीधी ढाल के अंदर नीचे जाती है, वो एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का। और ये वाली नदियां कह सकते हो इस वाले पूर्वी घाट वाली, ये इसका निर्माण नहीं करेगी, ठीक है। और इधर है पूर्वी घाट, कौन सा? पूर्वी घाट, ठीक है। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट कटापटा है, ठीक है। ज्यादा बात नहीं करेंगे, तटीय मैदानों के अंदर पूरी बात कर लेंगे इनकी, ठीक है। इसकी बात करें तो इसे कहते हैं उत्तरी सरकार तट, और इसे कहते हैं अपन कौन सा? ये उत्तरी सरकार हो गया या कोरामंडल तट। कौन सा? कोरामंडल तट, जो कि दो प्रकार से तटों का इसका निर्माण होगा। और भी तट है लेकिन हम उनकी बात फिर करेंगे, ठीक है। तो ये कह सकते हो आपका जो पूरा का पूरा कह सकते हो कि प्रायद्वीपीय पठार के अंदर जो हमने संरचनाएं देखी थी वो पूरी की पूरी मैंने संरचनाएं आपको बता दी है। अब कुछ कह सकते हो कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको सीधी लिखनी है, जो कह सकते हो कुछ चोटियां हैं, ऊंची चोटियां कहां पर है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इलायची की पहाड़ियां कहां पर है, उनकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इन शिखरों की, ठीक है। अब देखना, एक तो आपका है पश्चिमी घाट, कौन सा? और एक आपका पढ़ेंगे हमें पूर्वी घाट। पूर्वी घाट थोड़ी थोड़ी इनकी जो विशेषताएं प्रमुख प्रमुख वो भी लिखा देता हूँ, ठीक है।
पश्चिमी घाट को कह सकते हो एक उपनाम से जानते हैं जिसको कहते हैं सह्याद्री। ठीक है, सह्याद्री को हम दो भागों में बांट सकते हैं, कौन कौन सी, ध्यान रखना, एक उत्तरी एक दक्षिणी। कौन सी, दक्षिणी। अब इनको अलग कौन करता है, ध्यान, सह्याद्री को, सह्याद्री यानी पूरा जो आपका मान लीजिए, ये मान लीजिए पश्चिमी घाट में इस प्रकार में है, इनको कह सकते दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में, केवल एक अक्षांश के द्वारा। किसके द्वारा, अक्षांश के द्वारा। कौन सा अक्षांश, 16 डिग्री अक्षांश। कौन सा, 16 डिग्री अक्षांश इनको दो भागों में बांटता है। अब बात करें पश्चिमी घाट पूरे की, पश्चिमी घाट पूरे की बात करें तो सबसे इसकी जो ऊंची चोटी है उसे क्या कहते हैं, ध्यान रखना, जो सबसे ऊंचा पठार है इसका वो है आपका कौन सा, जो अन्नामुलाई कह सकते हो, अन्नामुलाई की चोटी आती है। कौन सी, अन्नामुलाई की चोटी आती है। ठीक है, अन्नामुलाई की पहाड़ी, जो पहाड़ी, इस अन्नामलाई की पहाड़ी पर एक चोटी है जिसे इसकी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, अन्नाई मुदी। ठीक है, अन्नाई मुदी, और कहीं पर अन्नाई मुदी भी नाम इसका आता है। ठीक है, और इसकी सबसे दक्षिणी चोटी कह सकते हो, अन्नामुदाई कह सकते हो, लास्ट इसकी चोटी आती है जो नीलगिरी पहाड़ियां। कौन सी, तो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। उसके नीचे भी, हालांकि इसका पार्ट नहीं, लेकिन नीचे भी इसके एक पहाड़ी आती है इस प्रकार से, जिसे कहते हैं इलायची की पहाड़ी। कौन सी, इलायची, या कैरेंडम नाम भी आता है, कई बार इंग्लिश में कहें तो इलायची को कैरेंडम कहते हैं, जो नाम आता है इसका, इलायची पहाड़ी। ठीक है, और तो ये अन्नामुलाई की पहाड़ी अन्नाई मुदी। कौन सी, अन्नाई मुदी। और ये भारत की दक्षिणतम पहाड़ी। कौन सी, दक्षिणतम, भारत की दक्षिणतम पहाड़ी। ठीक है, या पठारी भाग। ठीक है, अब बात करें जिसकी इलायची की पहाड़ी है, इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है उसे कहते हैं अपन कौन सा, अगस्त मलाई। कौन सा, अगस्ता मलाई। इसका जो छोटी बड़ी है इसे अपन नाम देते हैं अगस्ता मलाई। ठीक है, इलायची की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ध्यान रखना, इस प्रकार से ये बनी है, इस प्रकार से मान लो ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। कौन सी, नीलगिरी की पहाड़ियां। फिर ये नीचे आपकी इस प्रकार से बनी है। ठीक है, ये इस प्रकार से इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो आपका पूर्वी घाट है, कौन सा, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी याद रखना, सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की, सबसे ऊंची चोटी वो है महेंद्रगिरी की चोटी। कौन सी, महेंद्रगिरी की। महेंद्रगिरी की चोटी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है उसे कहते हैं अपन महेंद्र घाट की चोटी। ठीक है, और पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम के अंदर सेवराय और जयवड़ी की पहाड़ियां हैं। कौन सी, सेवराय और जावेड़ी की पहाड़ी। किस साइड में है, दक्षिण पूर्व में। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे मान लीजिएगा ये पठार है, इसके दक्षिण पूर्व में इस साइड में पहाड़ियां कुछ, इन्हें कहते हैं सेवराय और जावेड़िया की पहाड़ियां। ठीक है, और ये काफी कटा फटा क्षेत्र है। क्यों है, क्योंकि पश्चिम घाट की जो नदियां हैं ये पानी को जब लाती है, पानी का बहाव क्षेत्र है, और ये इस क्षेत्र को क्या करती है, काट बढ़ देती है। जैसे आपकी कई प्रकार नदी, जैसे महानदी है, या ये यहाँ से निकलती है जो कि, और कावेरी नदी है, डेल्टा का निर्माण करती है दोनों नदियां। ठीक है, इस प्रकार से इनका क्षेत्र कट पड़ जाता है, पूरा का पूरा क्या होता है, कट पड़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कई प्रकार की कह सकते हो कि आपके पर्यटन स्थल है, जिसके अंदर आप नाम जानते हैं उटी का। किसका, उटी का, जो उटी क्षेत्र भी इधर स्थित है। कौन सा, उटी, इसे उडमंगलम भी कहते हैं, उडमगडम मगलडम, ऐसा नाम भी इसका आता है। ठीक है, और बात करें कि ये जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। किसका, इनका निर्माण जो हुआ है ज्वालामुखी उद्गार से, ज्वालामुखी उद्गार से। ठीक है, ज्वालामुखी से निर्माण होने के कारण जो इनकी चट्टानें हैं वो कौन सी चट्टानें हो जाएगी, बैसाल्ट चट्टानें। कैसी, बैसाल्ट चट्टानें। और बैसाल्ट चट्टानें कैसे चट्टानें होती है, काली चट्टानें, काली। ठीक है, तो अपने आप कह सकते हो बैसाल्ट चट्टानें होती है जो कि आपकी कह सकते हो एक प्रकार से आग्नेय चट्टानें। कौन सी चट्टानें, आग्नेय। और धीरे धीरे ये चट्टानें क्या होती हैं कि रूपांतरित होके आपके रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती है, जिसके कारण ये मृदा यहाँ की काली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, काली मृदा, जो कि यहाँ पर कृषि के लिए सर्वाधिक उपजाऊ है। ठीक है, इसी कारण कहते हैं कि ये काफी उपजाऊ क्षेत्र भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो
आपकी बैसाल चट्टानें हैं। धीरे धीरे ये कह सकते हो कि पृथ्वी के, कह सकते हो सूर्य के ताप और कह सकते हो दाब के कारण इसके अंदर संकोचन होता है, जिसके कारण ये टूट जाती है। टूटने के कारण ये मिट्टी के अंदर, या कह सकते हो रूपांतरित चट्टान है उसके अंदर परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप कह सकते हो जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कहीं पर कोई मिस्टेक्स हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।